जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। चलिए आज हम सब प्रारंभ करते हैं गद्य खंड का डॉक्टर वासुदेव सरड़ा अग्रवाल जी द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप। तो आइए बच्चों, अब यहाँ इस कहानी को हम विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से हमारे। और ये पिछले कई वर्षों में बराबर बनता रहा है आपकी परीक्षा में। तो चलिए बच्चों, इसको ध्यान से हम समझते हैं। यहाँ पर ये हमारे भूमि से संबंधित कहानी है बच्चों, हमारी राष्ट्रीयता से संबंधित कहानी है, और इसीलिए ये कहानी कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बच्चों देखिए, यह कहानी हम ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद इससे रिलेटिव हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, और व्याख्या अलग से जो स्पेशली आपके परीक्षा में बनेगा उसकी व्याख्या भी करेंगे, और रिलेटिव क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं इसके बारे में भी यहाँ हम जिक्र करेंगे बच्चों। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है बच्चों, रिक्वेस्ट है। आप जानते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करने का पूरा प्रयास किया कीजिए बच्चों। आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल बाई किरण मैम के साथ। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम निरंतर आपको कक्षा 9 से लेकर 12 तक हिंदी जो विषय है इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम निरंतर डे बाई डे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों आप आइए, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस निबंध में कहा जा रहा है कि भूमि पर बसने वाला जो जन है और जन की जो संस्कृति है, इन तीनों के मेल से, सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। भूमि हो गया, इस भूमि पर जो बसने वाले मानव जाति हैं, और उस मानव जाति की के द्वारा जो बनाई गई संस्कृति है बच्चों, इन तीनों के सम्मिलन से, इन तीनों के मेल से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि भूमि का निर्माण देवों के द्वारा हुआ है, जो अनंत काल से है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई जानकारी नहीं है, एकदम बहुत ही प्राचीन काल से है, अनंत काल से, हजारों सैकड़ों वर्ष, करोड़ों वर्ष पुराना। उसके भौतिक स्वरूप अर्थात जो हमारी पृथ्वी है इसका भौतिक स्वरूप का अर्थ बच्चों, इसका जो बाहरी या आंतरिक चीजें हैं, जैसे नदियां हो गई, सागर, समुद्र, झरना, पेड़ पौधे, जंगल, धरती के नीचे विभिन्न प्रकार की खनिज पदार्थ, इन सब चीजों को भौतिक रूप कहा गया पृथ्वी का। और इसका जो सौंदर्य है और समृद्धि के प्रति हमें सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी जो राष्ट्रीयता है बच्चों, ये बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी, बलवान क्यों नहीं लिखा गया, बलवती क्यों लिखा गया? क्यों? क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीयता है बच्चों, ये स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर बलवती का प्रयोग किया गया। अब आगे और देखिए बच्चों, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है कौन? पृथ्वी। हमारी पृथ्वी जो है, यही सच्चे अर्थों में माना जाए तो ये जो समस्त विश्व है, समस्त राष्ट्रीयता है, समस्त विश्व की जो राष्ट्रीय विचारधारा है, इसकी जननी है कौन है? हमारी पृथ्वी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, जो राष्ट्रीयता है, जो भावना है, जो संस्कृति है, वो पृथ्वी के साथ अगर नहीं जुड़ी है, जड़ से नहीं जुड़ी है, तो वो निर्मूल है, उसका कोई मूल नहीं। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब देखिए फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर बच्चों राष्ट्रीयता, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतनी ही राष्ट्रीय भावों के अंकुर पल्लवित होंगे। अंकुर का अर्थ बच्चों, जो हम बीज बोते हैं, या बीज मान लीजिए चना भिगो दिए, उसको 2 दिन भिगो के और निकाल दिया, वो किसी नरम पोटली में बांध के रख दिया, उसमें से अंकुर प्रस्फुटित हो जाता है, पल्लवित हो जाता है। वही कह रहे हैं यहाँ पर, उसी को अंकुर कहते हैं। तो जो राष्ट्रीय भाव का जो अंकुर है, वो विकसित होगा, पल्लवित होगा हमारे अंदर, अगर हम अपनी पृथ्वी से गहराई से जुड़े रहेंगे तो।
इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है बच्चों। ये हो गया हमारा एक पैराग्राफ। अब आइए हम इससे संबंधित क्वेश्चन का जिक्र कर लेते हैं कि हमारी परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आप जानते होंगे बच्चों कि गद्यांश या पद्यांश, उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, अर्थात एक गद्यांश या एक पद्यांश को पूरा 10 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, कुल मिला के 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं ये समझ लीजिए बच्चों। आपको ऐसे ये जैसे यहाँ पर इतना चीज मान लीजिए दिया हुआ है और यहाँ पर इतना दे दिया गया। अब ये आपको ऐसे बुक में दे दिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको दे दिया गया, यहाँ तक ये देखिए यहाँ तक दे दिया गया आपके पुस्तक में। अब इसी से रिलेटिव आपको क्वेश्चन नीचे 5 बना देंगे और उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे, अलग से कुछ नहीं होगा बच्चों। जो भी लिखना रहेगा इसी गद्यांश में से ही लिखना रहेगा। अब आपसे क्वेश्चन बना सकता है, कहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ये 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आप बन जाएगा। तो आप इसको पढ़े रहेंगे बच्चों, तभी बता पाएंगे कि प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है और इसके लेखक के नाम पूछे तो इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। बस इतना आपको एक लाइन में लिख देना रहेगा। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया, किस पर फोकस किया। तो आप यहाँ क्या बताएंगे बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या बताया। आप इतने में से क्या पढ़ के समझ पाए। लेखक ने राष्ट्र या देश के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व अर्थात भूमि या धरती के रूप और उपयोगिता तथा उसकी महिमा के प्रति हमें सतर्क रहना, सचेत रहना, सजग रहने की बात कहे हैं और उसे समृद्ध बनाने की बात पर बल दिए हैं। बस इतना बात लिखना है, 2 लाइन का हो गया, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। आगे फिर आपसे पूछेंगे, मान लीजिए अब ऐसे रेखांकित अंश कर दिए, यहाँ से ऐसे रेखांकित अंश है, आपको इतना पूरा दे दिए हैं, इसमें से इतना रेखांकित अंश कर दिए। अब आपसे पूछेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इतना कर दिए अंडरलाइन। तो अब आप क्या करेंगे, व्याख्या इसमें कैसे समझाएंगे। यही चीज जो अभी हमने आपको समझाया कि प्रस्तुत गद्यांश में क्या मानना है लेखक का। लेखक का मानना है कि भूमि अनंत काल से है। अभी आपने देखा नहीं कि वो अनंत काल से है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, देखिए, और यह अनंत काल से है। तो यही है, ये आपको लिखना रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का मानना है कि भूमि क्या है, अनंत काल से है, जिसका निर्माण देवताओं के द्वारा हुआ है। इस भूमि के भौतिक स्वरूप और उसके सौंदर्य और उसकी समृद्धि के प्रति सतर्क रहना, उसके प्रति जानकारी रखना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। लेखक का कहना यह भी है बच्चों कि भूमि की जो पार्थिव अर्थात भौतिक स्वरूप के प्रति हमें जितना अधिक जागरूक रहेंगे हम लोग, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता की भावना बलवती होती रहेगी, मजबूत रहेगी। बलवती अर्थात मजबूत रहेगी। ये हो गया आपकी व्याख्या, इसी तरह से आपको लिखना रहेगा। अब आगे देखिए बच्चों, ये तो हो गया आपका 2 से 3 क्वेश्चन। आपसे पूछ लिया कि राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल मानी जाती है। आपने अभी देखा कि राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल मानी जाएगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होगी वो निर्मूल मानी जाएगी। बस इसी में से लाइन उठा के आपको आंसर में लिख देना रहेगा बच्चों। क्या लिखेंगे आप कि समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी वस्तुतः पृथ्वी ही है या धरती है। कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी धरती से नहीं जुड़ी है तो वो उसे राष्ट्रीयता की भावना को निर्मूल या निराधार माना जाएगा, ऐसी राष्ट्रीयता को। बस आपसे फिर भी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। यहाँ पर आपने यहाँ पर अभी देखा कि पल्लवित शब्द को देखा, निर्मूल शब्द को देखा। यहाँ पर देखिए, ये पल्लवित शब्द को देखा, निर्मूल शब्द को देखा। यहाँ पर अब इससे पूछ लेगा कि निर्मूल और पल्लवित का शब्दार्थ बताइए, अर्थात जो निर्मूल है या पल्लवित है इसके शब्दों का अर्थ बताइए। 2 अंकों में पूछ लेगा क्वेश्चन। तो बिना मूल, निर्मूल का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई मूल ही ना हो, बिना मूल, या जड़ कह सकते हैं या मूल्य रहित कह सकते हैं।
निर्मूल कहलाता है। आप ऐसे शब्द लिख देंगे, निर्मूल लिख दिए, उसके ऐसे आपने यहाँ पर निर्मूल लिखा, इसके आगे इसका अर्थ लिख देंगे कि बिना मूल के या मूल रहित, बस हो गया एक शब्दों में। अब पल्लवित का अर्थ आपसे पूछेगा, तो पल्लवित का अर्थ बच्चों हरा भरा या लहराता हुआ पल्लवित वृक्ष हो या पल्लवित कहलाता है। देखिए, हरा भरा या लहराता हुआ पल्लवित वृक्ष पल्लवित कहलाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। निर्मूल का शब्दार्थ है बिना जड़ का, और पल्लवित का शब्दार्थ है कि जिसमें पल्लव हो अर्थात पत्ते लगे हों, बस। इसी तरह से बच्चों आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है हमारे निबंध संग्रह में, निबंध में। तो देखिए बच्चों, अब आगे क्या कह रहे हैं लेखक कि इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। जो राष्ट्रीयता की भावना है हमारे अंदर, इसका जो हमारे अंदर जो उसके प्रति, पृथ्वी के प्रति कर्तव्य है, उसको हम इसकी पूर्ति हम कई प्रकार से, सैकड़ों प्रकार से, हजारों प्रकार से करना चाहिए हमको। अब वो कौन सी प्रकार है बच्चों? पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वो छोटी हो या कोई बड़ी वस्तु हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सागोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। इस तरह से तो बच्चों चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ऐसे कहानी आपका आएगा। अब देखिए, मान लीजिए आगे दूसरा चैप्टर हम देखते हैं बच्चों कि उदाहरण के लिए आप पहले यहाँ पर समझ लीजिए। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ, समझ लीजिए उदाहरण के लिए कि पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते रहते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। तो ये किस प्रकार से, जैसे अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि हमें क्वेश्चन करनी चाहिए, कुशल प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए कि हर पृथ्वी की हर छोटी बड़ी चीज़ों पर, इसके में जो निधियाँ हैं, इसके हर प्रकार से हमें अपने को जागरूक करते हुए क्वेश्चन पूछना चाहिए। जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है, हर साल निरंतर किस प्रकार से, क्यों और कैसे हमारी पृथ्वी को बारिश आके बरसाती है अपने अमृत जल से और सींच कर चली जाती है। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, ये हमारे मन में विचार उठने चाहिए। उन मेघ जलों से परवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। अब आगे देखिए बच्चों, इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, अर्थात जब हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठेंगे हर चीज को लेकर कि बारिश कैसे होते हैं, पेड़ पौधे वृक्ष कैसे लग जाते हैं, क्या क्या इसमें खनिज पदार्थ की ज़रूरत होती है, हम कोई पौधा लगाते हैं, पानी देते रहते हैं, बड़ा हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्या इसमें प्रक्रिया है पौधे का बड़ा होने का, पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, कैसे बड़े होते हैं। इस तरह से हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, तब हमारे जो मन मस्तिष्क में है हमारा ज्ञान है, इसके कपाट खुलेंगे और तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। अब आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर अब हम ऐसे रिलेटिव क्वेश्चन अभी आपको बनाएंगे आपके लिए। देखिए यहाँ पर पृथ्वी धरती माता की कोख में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पंक्ति बच्चों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं, जिनके कारण ये वसुंधरा अर्थात हमारी धरती कहलाती है। वसुंधरा, वसुं को धारण करने वाली अर्थात विभिन्न प्रकार की अमूल्य निधियों को धारण करने वाली वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिलता है और दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार, अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को
सजाती है, अर्थात हरियाली होती है, पृथ्वी को उपजाऊ बनाती है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हम यहीं पर सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन जो रिलेटिव है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए यहाँ तक बन गया, आपके परीक्षा में बनेगा, अवश्य बनेगा बच्चों, क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक मान लीजिए एक आपका चैप्टर हो गया, अब यहाँ से परीक्षा में दे दिया। अब इससे रिलेटिव क्वेश्चन कैसे कैसे बना सकता है, ये हम आपसे अभी जिक्र कर लेते हैं बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं कि धरती को वसुंधरा क्यों कहा गया। आपने अभी यहाँ पर पढ़ा वसुंधरा, तो धरती को वसुंधरा क्यों कहा गया। अब इसी में से आपको ढूंढ के आंसर भी लिखना रहेगा, अलग से कुछ भी नहीं लिखना बच्चों। आप देखते हैं कि धरती को वसुंधरा इसलिए कहा गया क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य निधियाँ, आपने अभी यहीं पर देखा कि जो अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं, पृथ्वी की धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं। तो वही कहा जा रहा कि पृथ्वी, क्योंकि वसुंधरा पृथ्वी को इसीलिए कहा गया क्योंकि जो हमारी धरती माता है इसमें अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं, निधियों का भंडार है। लाखों करोड़ों वर्षों से ये निधियाँ मौजूद है इस धरती पर, कोई आज नई नहीं है। इन निधियों को पृथ्वी के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है और इसीलिए हमारी धरती को वसुंधरा कहा गया। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे बच्चों कि किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। तो आप यहाँ पर देखिए, अभी आपने पढ़ा किसने पृथ्वी की देह को सजाया। तो बच्चों, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। बस आप अपने शब्दों में घुमा फिरा के लिख सकते हैं, ठीक। आप इसी को भी उतारेंगे तभी आपको आंसर मिले, पूरा नंबर मिलेगा बच्चों। आप इसको घुमा के मान लीजिए दूसरे शब्दों में लिख दें कि निरंतर बहने वाली नदियों ने ही पृथ्वी की देह को सजाया है, ये भी सही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हम पहाड़ों की चट्टानों से तोड़कर अत्यंत महीन कणों के में परिवर्तित करके मिट्टियों को का रूप देकर और उसे हमारी पृथ्वी को उपजाऊ बना देती है, जिससे हमारे फसल फलते फूलते हैं। बस इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसी पंक्ति से आपसे क्वेश्चन बना देगा कि आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। आप बताइए कि आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी की मूल निधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करना ही आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। अब देखिए कि हमारी पृथ्वी कितनी कीमती चीज़ें, सोना, हीरा, पेट्रोल, खनिज पदार्थ, विभिन्न प्रकार के लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं। तो हमें इसका ज्ञान होगा बच्चों, हमारे सामने बहुत कुछ चीज़ें हों, अगर हम उसको हमारे अंदर उसके प्रति जागरूकता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, तो हमारे सामने मिट्टी के समान है। और हमें उसकी जानकारी है कि हाँ ये तांबा है, तो हमें पता चल जाएगा कि तांबा किस काम में आता है, तांबा। इसी प्रकार से चीज़ें हमारी पृथ्वी के अंदर है, तो इसी का हमें अध्ययन करना, जांच पड़ताल करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारी आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा बच्चों। हम क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे, लेकिन व्याख्या के साथ साथ हम आपको जोड़ के लेके चलते हैं, जिससे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो और आप समझें कि हाँ इसीलिए ये जरूरी है पंक्ति। आप आगे पूछ सकता है आपसे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब मान लीजिए यही आप यहाँ से प्रारंभ कर दिया धरती माता, यहाँ से अब मान लीजिए रेखांकित अंश कर दिया, यहाँ से ऐसे जोड़, देखिए बच्चों ऐसे रेखांकित अंश कर दिया। ज़्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए ऐसे ये अब कर दिया, अब इसी की व्याख्या आपको करना रहेगा। तो आप कैसे करेंगे व्याख्या? जैसे आपने देखा कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होगा। अब इसकी व्याख्या आप करना चाहेंगे तो कैसे कहेंगे कि लेखक कहते हैं कि जो हमारी धरती माता है अर्थात पृथ्वी के गर्भ में बड़ी भरी पड़ी हैं, गर्भ में भरी पड़ी हैं क्या? अमूल्य निधियाँ। अमूल्य निधियों की चर्चा करते हैं और इसी के बारे में कह रहे हैं कि जो अमूल्य निधियाँ हैं इसी के कारण ही हमारी पृथ्वी क्या है, वसुंधरा कहलाती है। अब आगे कहेंगे कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की वस्तुओं की को पृथ्वी के गर्भ में
पोषण मिल रहा है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अब इसी को आप थोड़ा सा व्याख्यायित करके और विस्तार करके हुए बता सकते हैं कि अनेक धातुएं इस धरती माता की कोख में लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद हैं और इन धातुओं को अमूल्य निधियों धातुओं के जो अमूल्य निधियां हैं, इसी को अमूल्य निधि कहा गया, जो धातुएं हैं, जिसे धरती माता के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है। निरंतर बहने वाली नदियां, आगे कहेंगे पहाड़ों से क्या चट्टानों को तोड़ तोड़ कर अत्यंत महीन कणों में बदल कर महीन बनाकर और मिट्टी को धरती पर लाती हैं, और जिससे हमारा जो धरती है उपजाऊ हो जाता है और उस प्रकार अन्य प्रकार की चीज़ें इससे प्राप्त होती हैं, फसलें हमारी फलती फूलती हैं। और इनके बारे में खोजबीन करना, इनकी समस्त जानकारी को प्राप्त करना ही हमारी आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है। बस इतना हो गया। इनकी सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? आर्थिक उन्नति के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर अमूल्य खनिज पदार्थ हैं, अमूल्य निधियाँ हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। आइए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। अब जहाँ हमको लगेगा कि इम्पोर्टेंट यहाँ से पंक्ति से बन सकता है क्वेश्चन, वहाँ फिर हम आपको उससे रिलेटिव क्वेश्चन जिक्र करेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये नाना भांति के अर्थात विभिन्न प्रकार के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। फिर से समझिए बच्चों, नाना प्रकार की नाना भांति के अनगढ़ बिना गढ़े हुए हीरे नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिल्लाते अर्थात चमकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनकी प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वह अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। फिर आगे देखिए बच्चों, अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पंक्ति आपकी परीक्षा की दृष्टि से है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, पहले यहीं से शुरू होता फिर आगे है भी। अब पहले इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो अंतर है, में जो कुछ सामग्री भरी पड़ी अर्थात जो पृथ्वी है और आकाश है, इसके बीच में जो अंतराल है, इसमें जो कुछ भी सामग्री है, वो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती हैं, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर आपको लेके चलेंगे। देखिए, बीतना विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाठ खड़ा करना है। क्या क्या? विज्ञान और नया उद्यम, नए उद्यम विकास, औद्योगिक विकास, यह कार्य प्रसन्नता पूर्वक उत्साह के साथ बिना थके हुए अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। इसके विकास के लिए, इसके कार्य के लिए हमारा ये ध्येय हो, उद्देश्य हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, अर्थात खाली न रहे। रीता का अर्थात खाली ना रहे, मतलब प्रत्येक व्यक्ति, राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति इसमें भाग ले। किसमें? हमारे राष्ट्र को ऊंचा बनाने में, भौतिक स्वरूप का अच्छे से निर्माण करने में, विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर, दोनों के द्वारा, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडल प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए बच्चों, इसमें से इम्पोर्टेंट पंक्ति आपसे पूछ सकता है। देखिए, हम यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं। ये देखिए, याद तो आपसे ये पूछ सकता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और बच्चों, हम ये देखिए, जितना हमने ये पढ़ा दिया है, इसमें से आपको ये पूरा देगा और इसमें से आपसे क्वेश्चन कैसे बना सकता है, इस पर हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। पंक्ति आपको ये परीक्षा में मिलेगा और आपसे इसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए।
तो अब आप इसमें पढ़े बच्चों इस पंक्ति को, तो आपने ये समझा कि लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की भावना केवल भावनात्मक स्तर तक ही नहीं होना चाहिए, क्रियात्मक स्तर भी होना चाहिए इसमें, बल्कि भौतिक विज्ञान ज्ञान के प्रति जागृत स्तर पर भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एवं आकाश के बीच विद्यमान नक्षत्र, समुद्र में स्थित जलचर, खनिजों एवं रत्नों का ज्ञान आदि भौतिक ज्ञान विज्ञान राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ बनाएगा, विकसित करेगा। उसको सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है। इतना आप लिख देंगे इस क्वेश्चन का और 2 अंक इससे मिलेगा बच्चों। क्वेश्चन हम आपको PDF फॉर्म में इसी तरह पढ़ाएंगे और आप कमेंट करेंगे तो उसको हम आपको प्रोवाइड भी करा देंगे, और आप उसको ध्यान से पढ़ते हुए निरंतर और अच्छे अंक से आप सफल होंगे। पूरा दिमाग में अपने आप एकदम सकारात्मकता के साथ पढ़ना प्रारंभ कीजिए बच्चों, क्योंकि अगर हम सकारात्मक रहेंगे तो अगर हम थोड़ा ही पढ़े रहेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। और जो हमारे अंदर नेगेटिविटी हो जाती है बच्चों, निराश हो जाते हैं, तो हम जो पढ़े रहते, जो परिश्रम किए रहते, उसका भी प्रभाव नहीं उतना मिल पाता है, उतना भी हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको एकदम सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है। अब देखिए बच्चों, इस पंक्ति से ऐसे देगा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि लेखक ने राष्ट्र की जो सुप्त अवस्था है वो कब तक स्वीकार की है। कब तक मतलब इसमें आपने पढ़ा कि क्या है इसमें क्वेश्चन कि राष्ट्र की जो सुप्त अवस्था है वो कब तक होगा, कब तक रह सकता है। तो आपने अभी देखा कि लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था तब तक स्वीकार की, कब तक, जब तक नवयुवकों में, जो हमारे नवयुवक हैं हमारे राष्ट्र के, उनमें राष्ट्रीय चेतना भौतिक ज्ञान विज्ञान के प्रति जिज्ञासा नहीं विकसित होगी, तब तक हमारा राष्ट्र सुप्त ही रहेगा, सुप्तावस्था ही माना जाएगा। और क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है। तो बताइए, आप अभी पढ़े या आपने अभी कि लेखक के अनुसार विज्ञान और परिश्रम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और तभी किसी भी राष्ट्र का भौतिक स्वरूप उन्नति कर सकता है। विज्ञान का विकास इस प्रकार हो कि उससे जो श्रमिक हैं, जो परिश्रमी हैं, नवयुवक हैं, उनको हानि ना पहुंचे और उनके कार्य और कुशलता में वृद्धि होता रहे, और इसी प्रकार ही किसी भी राष्ट्र का विकास हो सकता है या प्रगति कर सकता है कोई भी राष्ट्र। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बच्चों कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपने देखा यहाँ पर रेखांकित अंश की हमारा ये ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे। अर्थात इसका अर्थ क्या है, लेखक का मानना है कि हमारा यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि सभी लोगों को रोजगार अवश्य मिले, कोई भी बेरोजगार ना रहे। अगर कोई भी हाथ बिना रोजगार के रह गया तो हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, अर्थात हमारा जो उद्देश्य है कि अपने राष्ट्र का विकास करना वो अधूरा रह जाएगा तथा राष्ट्र की समग्र समृद्धि नहीं हो पाएगी, पूरी तरह से विकास नहीं हो पाएगा। फिर आगे आपने देखा कि तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। तो यही कह रहे हैं कि विज्ञान का विकास इस प्रकार हो कि उससे हर व्यक्ति को रोजगार मिले, और तभी मातृभूमि की जो समग्र पूरी सभी तरह से मतलब समस्त पृथ्वी समस्त राष्ट्र समृद्धि हो सकेगी, जब उस राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में क्या होगा, रोजगार होगा। हमें उसके रूप सौंदर्य को चरम तक पहुंचाने के लिए विज्ञान का विकास करना, इस प्रकार से विज्ञान का विकास हो कि उससे हर एक हाथ को रोजगार मिले, अर्थात हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले बच्चों। तो आइए आज हम यही तक पढ़ेंगे, आगे हम बढ़ेंगे। ये देखिए बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होगा तो आपको समय लगेगा, और आपकी परीक्षा को देखते हुए आप हर एक विषय को बराबर समय दीजिए। इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों इसको हम 2 पार्ट में लेके चलेंगे। तो आपको आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट शेष भाग के साथ बच्चों। चलते चलते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है बच्चों, जी हाँ आप जान रहे हैं बच्चों, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए बच्चों, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर अवश्य कीजिए। अगर आपको लग रहा है आपको जरा सा भी इससे फ़ायदा हो रहा है तो ये फ़ायदा अन्य भी बच्चों को जहाँ तक संभव हो सके शेयर करें बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके शेष भाग के साथ। जय हिंद।